Now, with regard to your Article 21, that is your right to life and liberty, कुछ और एसोसिएटेड टॉपिक्स भी हैं जो कि काफ़ी क्रूशल हो जाते हैं क्योंकि न्यूज़ में रहे हैं, रेलेवेंट रहे हैं, इनके ऊपर काफ़ी चर्चा होती आई है, बिकॉज ऑफ विच रीज़न इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लुक एट देम. वन ऑफ दीज इम्पॉर्टेंट इशूज़ इज़ राइट टू डाई. और इसी राइट टू डाई से जो है हम एक और चीज़ जिसकी बात करेंगे, दैट इज़ ऑल्सो योर suicide, right? So now we know that with regard to suicide, with regard to mental health, बहुत ज़्यादा जो है चर्चा में रही हैं बातें, बहुत ज़्यादा जो है ये रेलेवेंट हो गया है कि फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल वेल बीइंग भी जो है एक बहुत ही क्रिटिकल एस्पेक्ट है आपकी लाइफ का. अब हमने बात की कि राइट टू लाइफ जो है ओवर टाइम एक एक्टिविस्ट जुडिशरी द्वारा बहुत ही ब्रॉडली एक्सपैंड किया गया है और ब्रॉडली अप्लाई किया गया है. नाउ वी नो दैट मेनका गांधी केस से वी स्विच्ड फ्रॉम प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ टुवर्ड्स ड्यू प्रोसेस, राइट. और इसके साथ क्या हुआ, इसके साथ हुआ कि हम नाउ वी वर्ंट लिमिटिंग आवरसेल्व्स टू द वेरी जो लिटरल मीनिंग था जो कि लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट जो स्पिरिट थी बिहाइंड द लॉ हम उसको कैप्चर करने की कोशिश अब करने लग गए थे. और यही एस्पेक्ट जो है फ्रांसिस कोरेली केस के अंदर, फ्रांसिस कोरेली मल्लू केस था एक, राइट, उसके अंदर जो है ये अप्लाई किया गया, जहां पे उन्होंने बोला कि अप्लाइंग दिस ड्यू प्रोसेस का आइडिया when we talk about right to life, है ना, हमारा ये मतलब नहीं है कि आपकी एक बस एनिमल एग्जिस्टेंस हो, कि कोई आपको आके छुरा नहीं भोंक रहा है, कोई आपका मर्डर नहीं कर रहा है या कोई आपकी लाइफ आपसे नहीं छीन रहा है. नहीं, what we mean is that when we say you have the right to life, it means you have the right to live a life, a quality life of a dignified human being. ठीक है, तो ये आइडिया जो है वेरी इंपॉर्टेंटली आगे रखा गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट, राइट, वेरिन ही दे सेड कि राइट टू लाइफ के अंदर जो है आपके पास एक डिसेंट लाइवलीहुड भी होना चाहिए, राइट. इसका मतलब ये भी है कि आप जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं वो भी लिवेबल होना चाहिए, राइट. इट इज एक्चुअली ऑन द बेसिस ऑफ दिस दैट वी सी दैट PILs वर नाउ इनकरेज्ड for environmental protection, against pollution, against air pollution, against water pollution, and so on so forth. अब एक्सपेंसिवली राइट टू लाइफ का तो आइडिया आगे हो गया, बट क्या इसमें राइट टू डाई भी इंक्लूडेड है? इसके ऊपर जो है अब एक बहुत बड़ी डिबेट शुरू हो गई, राइट, कि अगर हम लाइफ को इतनी ब्रॉडली एक्सपैंड करके बोल रहे हैं और हम कह रहे हैं दैट एवरीवन हैज अ राइट टू डिसाइड हाउ टू लिव अ क्वालिटी लाइफ, उनके पास वो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, बट विद इन दिस चॉइस इफ आई चूज टू एंड माई लाइफ, इज दैट राइट अवेलेबल फॉर मी, राइट. तो ये जो है अब एक कंटेंशियस इशू बन के आ गया जिसके ऊपर जुडिशरी ने बहुत सारी जजमेंट्स दी एंड ओवर टाइम एक बहुत ज़्यादा एवोल्यूशन हुआ है. पहली बार जब ये इशू जो था राइट टू डाई का कि वेदर दिस इज इंक्लूडेड अंडर आर्टिकल 21 एज वेल, ये सामने आया बिफोर द बॉम्बे हाई कोर्ट एंड केस था द मारुति सिरापति दुबाल केस, राइट. यहाँ पे इन्होंने बोला दैट इफ वी एक्सपेंसिवली लुक एट द राइट टू लाइफ, इट शुड ऑल्सो मीन द राइट टू डाई, बिकॉज बेसिकली मेरी लाइफ है, ठीक है, मेरी लाइफ है, और अगर मुझे लग रहा है कि मैं इस लाइफ से खुश नहीं हूँ और देर आर सम थिंग्स दैट आर impacting my life or I'm not able to live a life that I would want to live, right. तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक मैं वेजिटेटिव स्टेट में हो गई हूँ, अगर मैं कोमा में हूँ, या मे बी अगर मेरे पास कंप्लीट पैरालिसिस है, there can be multiple reasons because of which I as an individual, every individual can have different perspectives of it, but I as an individual decide that no, I want to take my life, right. I don't want to live anymore, I want to die. ठीक है, कि मेरे को कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो गई है एंड मुझे है दैट इंस्टेड ऑफ हैविंग दिस बर्डनसम एक्सट्रीमली पेनफुल प्रोसीजर जिसका कोई रिजल्ट भी नहीं हो रहा है, आई एम नॉट गेटिंग बेटर, आई वुड रादर एंड माई लाइफ. डू आई हैव द राइट टू परस्यू दैट डेथ? ये जो है एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अब उभर के आ गया जो कि इस केस के अंदर आया. अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो है कहा कि देखिए, if we look at it this way, then right to life should include the right to die as well, right. I should be able to decide कि ये लाइफ मुझे नहीं जीनी है and that's why I want to end it.
And as per the same, they actually said that suicide might be seen as an extension of right to die. That I wanted to commit suicide because I am not happy with my life. And so they said that you need to strike down section 309 जो कि आपको पनिश करता है अगर आप अटेम्प्ट करते हैं सुइसाइड करना, राइट, एंड इंस्टेड जो है आपको इसको डीक्रिमिनलाइज करने की जरूरत है. उनका ये मानना था दैट बिकॉज अ पर्सन ऑल्सो हैज द राइट टू डाई, देयरफॉर अटेम्प्ट टू सुइसाइड जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसको क्रिमिनलाइज करना जो है एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, बिकॉज इट इज कंप्लीटली अप टू द पर्सन वेदर दे वांट टू कमिट सुइसाइड और नॉट. ठीक है, तो ये जो है बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये व्यू आगे रखा. अब यही जो जजमेंट थी, एक और केस आया कॉल्ड द पी रतिनाम केस, उसमें ही भी ये जजमेंट जो है, जो ये प्रेसिडेंट सेट हो गया था, वही रिपीट किया गया. However, 1996 में in a very important ज्ञान कौर केस, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो व्यू था, ये जो स्टांस था, उसको रिवर्स कर दिया. राइट, नाउ यू हैव टू लुक एट इट इन अ ब्रॉड एस्पेक्ट. अब एक तरह से तो हम बोलते हैं कि हाँ जी बहुत अच्छी बात है कि डीक्रिमिनलाइज कीजिए अटेम्प्ट टू सुइसाइड को. वाई? बिकॉज सुइसाइड इटसेल्फ कैन बी अ रिजल्ट ऑफ मेंटल प्रेशर, पीयर प्रेशर, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बहुत सारी ऐसी इश्यूज हो सकते हैं जिसके कारण आप सुसाइड का डिसीजन लेते हैं. पर एट द सेम टाइम अगर कंप्लीट और ब्लैंकेट डीक्रिमिनलाइजेशन हो जाए एंड ऑल काइंड्स ऑफ सच थिंग्स आर रिमूव्ड, व्हाट इफ समवन इज प्रेशराइजिंग द अदर पर्सन इनटू कमिटिंग सुसाइड? डाउरी केसेस बहुत सारे होते हैं जहां पे ऐसा दिखा दिया जाता है कि इस इंसान ने तो सुसाइड कर लिया, ठीक है, वो डिप्रेस हो गए थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया, बट एक्चुअल रीजन तो डाउरी था, राइट. सो देयर आर दीज वेरी ह्यूज डिबेट सराउंडिंग दैट ऑल्सो. तो सुप्रीम कोर्ट ने जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठा था, उन्होंने रिवर्स कर दी ये जजमेंट, और उन्होंने इंपॉर्टेंटली सिर्फ ये नहीं कहा कि सेक्शन 309 जो है कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि जो राइट टू लाइफ है दैट डज नॉट इंक्लूड द राइट टू डाई और द राइट टू बी किल्ड. ठीक है, उन्होंने ये कहा. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली बाय स्टेटिंग दिस स्टेटमेंट, पहली बार एक इंडियन जुडिशरी के जजमेंट के अंदर रेफरेंस आई टू एक्टिव एंड पैसिव यूथनेशिया. ठीक है, और उन्होंने क्या बोला कि दोनों ही एक्टिव एज वेल एज पैसिव यूथनेशिया जो है ये अनलॉफुल है, राइट. तो पैसिव यूथनेशिया क्या होता है? राइट टू डाई. एक्टिव यूथनेशिया क्या होता है? राइट टू बी किल्ड. ठीक है, तो इन्होंने बोला कि आर्टिकल 21 के अंदर ये यूथनेशिया का आइडिया जो है वो इंक्लूडेड नहीं है. अब हम एक्टिव यूथनेशिया को राइट टू बी किल्ड क्यों बोल रहे हैं? राइट, कि हम बोलते हैं कि बेसिकली पैसिव यूथनेशिया में क्या, एक्टिव यूथनेशिया में क्या होता है कि एक्टिवली आप कहते हैं किसी को दैट the life that I'm leading, I'm not happy for it, so they maybe they inject you with a lethal drug or something ताकि आपकी लाइफ जो है खत्म हो जाए, right. So there are numerous movies on this. There was this Hrithik Roshan movie that had come, right, which had raised this question of active euthanasia. There was this English movie also which had Emilia Clarke, जहाँ पे the person, because he's paralyzed from waist down, he decides that this is not the kind of life I envisage for myself, because I was a very active person, I was a very outgoing person, so I'm not really happy with this, and therefore I want to put an end to this. So it's not like he was going to die of that paralysis, right? He could live a healthy life up to say 50, 60, 70 years जब तक उनकी natural death नहीं होती, but he didn't want to live that life, and so what does he do? He says that you kill me. Right, you kill me through by injecting a lethal drug or some other means, by some other medical means, right, जिसके कारण जो है मैं मर जाऊं. Right, so यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी मरने वाली हालत नहीं है. It's not like that you're in a vegetative state or you're in a coma or you're on the ventilator or something, right, कि आपकी बस लाइफ जा ही रही है. नहीं, इसके अंदर क्या आप एक्टिवली इंट्रोड्यूस कर रहे हो ऐसी चीजें अपने अंदर which will kill you. Right, passive euthanasia on the other hand means कि आप ऑलरेडी मेडिकल सपोर्ट सिस्टम पे हो एंड यू वांट टू विदड्रॉ दैट मेडिकल सपोर्ट सिस्टम, राइट. तो फॉर एग्जांपल अगर आप परमानेंटली वेजिटेटिव स्टेट में हो, आप टर्मिनली इल हो, राइट, कैंसर, ट्यूमर, ऐसी कोई चीज है, सो you get rid of the medical support so that you can end your life, so that the life of the patient ends, right. So that is what is called passive euthanasia. ठीक है, अब आपको याद होगा एक बहुत ही फेमस केस था बाय द नेम ऑफ अरुणा शॉनबाग केस. ठीक है, काफी ज्यादा जो है 2011 में इसने
मीडिया को भी कैप्चर किया था, राइट। काफ़ी जो है इसके बारे में पढ़ा गया था, काफ़ी जो है न्यूज़पेपर कवरेज आई थी। सो दिस बेसिकली केस रिवॉल्व्ड अराउंड एन इंडियन नर्स बाय द नेम ऑफ अरुणा शानबाग, राइट, जो कि 37 ईयर्स से एक वेजिटेटिव स्टेट में थी। तो बेसिकली 1973 में शॉन बाग के ऊपर एक, वहीं जिस हॉस्पिटल में वो नर्स थी वहाँ पे एक वार्ड बॉय ने उन पे अटैक किया एंड ही सेक्सुअली असॉल्टेड हर। एंड इन द अटैक, राइट, जब उनको मारा गया, व्हाट हैपेंड इज दैट हर शी सफर्ड फ्रॉम सम काइंड ऑफ ब्रेन डैमेज, जिसके कारण शी वेंट इनटू अ वेजिटेटिव स्टेट, राइट। वेजिटेटिव स्टेट क्या होता है? बेसिकली होता है कि जो पेशेंट्स, उनका बहुत सिवियर ब्रेन डैमेज हो गया होता है, तो उनको कुछ पता नहीं होता। सो दे आर अलाइव जस्ट फॉर द सेक ऑफ अलाइव, बट उनको रखा गया है अलाइव। उनकी बॉडी खुद जो है वो नहीं कर सकती, इट्स कंप्लीटली अनरिस्पॉन्सिव अदरवाइज द बॉडी। और क्या हुआ, 2011 में एक बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट है पिंकी विरानी, राइट, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्ली डाली आस्किंग फॉर यूथनेशिया। दे सेड दैट शी इज बीन लिविंग फॉर 37 years, राइट, कब से वो जो है रह रही हैं। एंड उनकी बहुत ही एक बुरी हालत है, कोई उनके जो पेरेंट्स, कोई सिबलिंग, कोई भी जो है उनको देखने नहीं आता, कोई मिलने नहीं आता। जो किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल जहाँ पे उन पे अटैक हुआ था, वहीं के लोग जो हैं आर टेकिंग केयर ऑफ हर, ठीक है। तो शी सेड दैट यू नीड टू डू समथिंग अबाउट इट, एंड शी सेड दैट यू सेट अप अ मेडिकल पैनल जो कि इनको एग्जामिन करेगा, ठीक है, एंड यू डू समथिंग अबाउट इट। सो दैट्स हाउ देन द केस स्टार्टेड, ठीक है। तो केस जो है शुरू हो गया कि अब क्या किया जाना चाहिए विद रिगार्ड टू अरुणा शानबाग, जो कि कब से अब इस वेजिटेटिव स्टेट में है। इनफैक्ट सैडली सो जो आपके सोहनलाल थे, ही एक्चुअली रन अवे, द गाय हुड अटैक्ड हर, ठीक है, इन एंड चोक्ड हर, जो अरुणा शानबाग थी, राइट, जिसके कारण the oxygen was cut off in her brain and जिसके कारण she had all of this damage, right, he actually ran away, ठीक है। वो उनको पकड़ा भी गया, बट जब उनको पकड़ा गया था he was convicted for assault and robbery, ठीक है, he wasn't convicted of rape, sexual molestation, nothing, right। तो 1980 में वो रिलीज भी हो गए, राइट। एंड इनफैक्ट वो जो है एक नाम बदल के अपने दिल्ली हॉस्पिटल में भी जो है अपनी काम करते रहे। और यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे उनकी लाइफ जो है एक बस इट वॉज गोइंग ऑन इवन दो नथिंग कुड बी डन, राइट। सो बहुत जो है एक प्रॉब्लमैटिक इशू अब एमर्ज हो गया था, दैट व्हाट डू वी डू अबाउट दिस, ठीक है, क्या हम डिसीजन ले। 2011 में उन्होंने एक 3 member पैनल बिठाया, मेडिकल पैनल बिठाया जो सुप्रीम कोर्ट है, और उन्होंने एग्जामिन किया कि जी हाँ, जो अरुणा शानबाग हैं, जो क्राइटेरिया होता है ऑफ बीइंग इन अ परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट, ये उसको मीट करती हैं। एंड आफ्टर दिस केस वॉज पुट इन, राइट, सुप्रीम कोर्ट ने ये ओपिनियन दी कि देखिए इन सच एक्सेप्शनल केसेस, ठीक है, ये जो ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं वहां पे पैसिव यूथनेशिया जो है अलाउ किया जा सकता है। एंड साथ ही में उन्होंने ब्रॉड गाइडलाइंस भी स्टैब्लिश कर दी कि ये पैसिव यूथनेशिया होगा कैसे। एंड पैसिव यूथनेशिया क्या है, जैसे कि आपको बताया गया था दैट यू विल विड्रॉ मेडिकल सपोर्ट और यू विल विड्रॉ न्यूट्रिशन, वाटर, जो भी, जिसके कारण लाइफ जो है उनकी चली जा रही है, राइट। साथ ही में उन्होंने बोला था कि जो डिसीजन है डिसकंटिन्यू करने का लाइफ ऑफ द पर्सन हु इज इन अ परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट, या फिर वो कोमा में है या कुछ में भी है, इट हैज टू बी टेकन ईदर उनके पेरेंट्स द्वारा, उनके हस्बैंड या वाइफ द्वारा, या बाय क्लोज रिलेटिव्स। और अगर इनमें से कोई भी अवेलेबल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टैब्लिश किया एक और कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड नेक्स्ट फ्रेंड, ठीक है, कि ये जो है नेक्स्ट फ्रेंड होंगे, राइट। सो द पर्सन हु इज एक्चुअली कंसर्न्ड अबाउट दैट पर्सन जिनके ऊपर ये हुआ है। एंड ये डिसीजन के लिए भी जो है एक कोर्ट अप्रूवल की जरूरत होती है। Importantly, in the Aruna Shaunbag case, what happens is that even though passive euthanasia was accepted, they set up guidelines जहाँ पे उन्होंने बोला कि ऐसी passive euthanasia की जब रिक्वेस्ट आती है तो आप क्या करोगे, आप एक एप्लीकेशन जो है in exceptional cases, this wasn't accepted as a regular practice, but in exceptional cases एक एप्लीकेशन फाइल होगी, एंड जो चीफ जस्टिस है ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे एक बेंच को, जहाँ पे एटलीस्ट 2 जजेस होंगे,
जो कि डिसाइड करेंगे कि हम अप्रूवल दें या ना दें। ठीक है, अप्रूवल देने से पहले जो बेंच है वो एक कमिटी बिठाएगा, जो एक मेडिकल बोर्ड होगा, जहां पे 3 रेप्यूटेड डॉक्टर्स जो हैं वो नॉमिनेट किए जाएंगे बाय द बेंच आफ्टर कंसल्टिंग मेडिकल अथॉरिटीज एंड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स कि किन किन को वहां पे बैठना चाहिए। अब अरुणा शॉनबाग केस में क्या हुआ, दैट the Supreme Court did not recognize Pinky Virani as next friend of Aruna Shonbag and instead जो KEM हॉस्पिटल का स्टाफ था जो कि इतने सालों से उनकी देखभाल कर रहा था, they said that we are going to treat them as the next friend. And what happened was that the KEM staff said that, you know, we respect whatever Pinky Virani has done and the kind of decision, the kind of guidelines that have come, राइट। सो दे सेड दैट देखिए हम जो है इतने सालों से उनकी देखभाल करते आ रहे हैं एंड वी वांट हर टू लिव, ठीक है, वी डोंट वांट टू टेक हर ऑफ मेडिकल सपोर्ट। तो उनकी जो पिटिशन थी पिंकी वीरानी की कि उनको लाइफ सपोर्ट से हटा दिया जाए, दैट वाज डिक्लाइंड। ठीक है, दैट वाज डिक्लाइंड। एंड साथ ही में केईएम हॉस्पिटल स्टाफ वालों को इनफैक्ट ये भी आगे दिया गया कि अगर आप फ्यूचर में चाहते हैं तो इसी रूट को फॉलो करते हुए आप बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने एप्लीकेशन डाल सकते हैं इफ यू हैपन टू चेंज योर माइंड समटाइम एंड विड्रॉ हर ऑफ लाइफ सपोर्ट। इवेंचुअली उन्होंने हटाया नहीं, बट इवेंचुअली शी डाइड ऑफ निमोनिया इन 2015 जाके, राइट। सो ये क्या था, ये एक्सेप्शनल केसेस के लिए इस्टेब्लिश कर दिया गया। बट फाइनली 2014 के अंदर एक PIL फाइल की गई बाय दिस NGO कॉल्ड कॉमन कॉज, ठीक है। और यहाँ पे फाइनली एक 3 जज बेंच जो था सुप्रीम कोर्ट ने, राइट, उन्होंने बोला कि जो प्रायर ओपिनियन थी जो कि अरुणा शॉनबाग केस के अंदर दी गई थी, राइट, ये एक रॉन्गफुल इंटरप्रिटेशन थी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो बैठा था ड्यूरिंग द ज्ञान कौर केस उसके अंदर। ठीक है, उन्होंने बोला कि ये जो ओपिनियन पास की गई थी ड्यूरिंग दी अरुणा शॉनबाग केस, राइट, ये इनकंसिस्टेंट थी, राइट। व्हाई? बिकॉज दे सेड कि देखिए यूथनेशिया जो है अलाउ किया जा सकता है ओनली बाय एक लेजिस्लेचर का एक्ट, राइट, ओनली द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू अलाउ यूथनेशिया, राइट। ये टेक्निकली जुडिशरी के पास नहीं हो सकती है, राइट। बट उसके बाद भी उन्होंने जुडिशल जो है गाइडलाइंस इस्टेब्लिश कर दी और उन्होंने बोला कि यही गाइडलाइंस जो है फॉलो की जाएंगी टिल द टाइम द पार्लियामेंट डज नॉट कम अप विद अ बेटर विद अ लॉ ऑन द सेम। ठीक है, साथ ही में कोर्ट ने जो है ये पूरे इशू को एक लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर कर दिया फॉर रेजोल्यूशन। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है फाइनली 2018 में जाके जो है सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये डिसाइड किया दैट यस इट इज इम्पॉर्टेंट दैट जो राइट टू लाइफ है दैट शुड ऑल्सो इनकॉर्पोरेट द राइट टू डाई विथ डिग्निटी। ठीक है, बिकॉज यू डोंट वांट टू डाई अ रियली मिजरेबल डेथ जहाँ पे आप कब से जो है लैंग्विश कर रहे हो, देयर इज नोबडी टू टेक केयर ऑफ यू, आप अपनी लाइफ जो है ढंग से जी भी नहीं पा रहे, यू जस्ट अ लाइफ फॉर द सेक ऑफ बीइंग अलाइव। सो दे सेड दैट यू हैव द राइट टू डाई विद डिग्निटी। ठीक है, एंड साथ ही में उन्होंने लीगलाइज कर दिया पैसिव यूथनेशिया को भी, राइट। उन्होंने बोला कि अगर हम राइट्स देते हैं इवन टू डेड बॉडीज इन हाउ दे आर ट्रीटेड, राइट, इवन द डेड हैव राइट्स हम कहते हैं, राइट, इन द वे दैट डेड बॉडी शुड बी ट्रीटेड। ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक देयर वाज अ लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई अबाउट हाउ डेड बॉडीज वर बीइंग ट्रीटेड, राइट, कि उनको प्रॉपर बॉडी बैग्स नहीं मिल रहे, उनको प्रॉपर डिस्पोज नहीं किया जा रहा, राइट। सो देयर आर इवन कॉन्वर्सेशंस दैट इट्स नॉट जस्ट that when you're alive you have rights, but even when you die you should have rights। and यहाँ पे जो है उन्होंने बोल दिया कि आपके पास अब right to die भी है with dignity। and they said कि कोई भी ऐसे लोग, right, जो कि permanent vegetative स्टेट में है या फिर इनक्योरेबल है, टर्मिनली इल है, राइट, उनके लिए ये अलाउ कर दिया। ठीक है, और टर्मिनली इल पेशेंट्स के लिए उन्होंने क्या कहा, देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ अप्रूव्ड लिविंग विल दैट उन्होंने शुरू कर दी। अप्रूव लिविंग विल क्या थी कि बेसिकली जब वो अपने सेंसेस में है, जो टर्मिनली इल पेशेंट्स है, वो एक अपनी ये जो लिविंग विल है उनको बोल दे कि इफ आई एंटर सच अ स्टेज, राइट, अपने किसी क्लोज रिलेटिव को बता दें तो तब जो है प्लीज गेट मी ऑफ whatever life support that there is because I want to die a life of dignity। however because of this reason अब क्या हुआ है, लॉ कमीशन ने even though they said कि ठीक है right to die होना चाहिए, they were also really reluctant of this idea of living wills, जिसको वो एडवांस डायरेक्टिव्स ही बोलते हैं कि आप वेल इन एडवांस बोल लीजिए कि हाँ जी इफ सच अ केस हैपेंस, इफ आई एंटर सच अ स्टेट, आप मुझे मेडिकल सपोर्ट से हटा देना,
राइट। तो लॉ कमीशन ने इनकी 241st रिपोर्ट में बोला दैट देयर कैन बी मिसयूज, राइट। सो पीपल फॉर प्रॉपर्टी फॉर देयर पेरेंट्स कैन डू दिस, maybe just for the sake of doing it, right? They're not happy with it, they might just misuse the living will का idea and say कि हाँ जी ये तो इनका directive था, and get them off medical support and allow them to die, right? अब कीपिंग दिस इन माइंड, ये जो लॉ कमीशन ने एप्रीहेंशंस अपने एक तरह से उनके सामने रखे थे, जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस बनाई कि किस तरह से ये जो एडवांस डायरेक्टिव्स हैं एज वेल एज पैसिव यूथनेशिया अगर हमने करना है तो हाउ टू गो अबाउट इट, राइट। इम्पॉर्टेंटली अब जो है उन्होंने ये जो डिटेल्ड गाइडलाइंस दी, उन्होंने बोला इन्हीं गाइडलाइंस को अब से आपने फॉलो करना है टिल द टाइम पार्लियामेंट जो है डज नॉट मेक अनदर लॉ, ठीक है। इंपॉर्टेंटली नाउ अलोंग विद राइट टू डाई, लॉ कमीशन ने भी इन इट्स 210th रिपोर्ट कहा कि सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी जो है, जो कि अटेम्प्ट टू सुसाइड को क्रिमिनलाइज करता है, वो इनह्यूमन है, राइट। उन्होंने बोला दैट सुसाइड कैन ऑफन बी द रिजल्ट ऑफ some kind of mental trouble, some kind of depression, some kind of anxiety, and इसको treatment and care की ज़रूरत है, not punishment. and जब आप एक इंसान जिसको treatment की ज़रूरत है उसको punishment का एक threat करते हैं, तब situation और ख़राब होती है rather than becoming better. Very importantly now with this judgment in 2018, सुप्रीम कोर्ट ने 21 का जो एक्सपेंस है उसको और वाइडन कर दिया है, जहाँ पे उन्होंने कहा कि 21, ये जो आर्टिकल 21 है, इसकी बेसिक फाउंडेशन क्या है? द आइडिया ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, एंड दिस ह्यूमन डिग्निटी एग्जिस्ट्स बोथ इन लाइफ as well as in death. So the people should not just be allowed to decide how they want to live their life, but they should also be in control of the fact that how they want to die. ठीक है, सो ये आइडिया जो है अब उन्होंने इंग्रेन कर लिया. हाउएवर अभी भी एक लिमिटेड ही इंक्लूजन है, बिकॉज हम देख रहे हैं कि सिर्फ पैसिव यूथनेशिया जो है उसको अलाउ किया है, एक्टिव यूथनेशिया जो है अभी भी अलाउड नहीं है एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड, राइट. साथ ही में ये जो इंटरप्रिटेशन है विद रिगार्ड टू पैसिव यूथनेशिया, हम कहते हैं दैट दिस इज इन कॉन्सोनेंस विद, ये सही बैठती है, दिस कंप्लीटली फिट्स इन विद आर्टिकल 1 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो कि कहती है कि एक डिग्निफाइड लाइफ जो है वो बहुत ज़रूरी है फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स. एंड इसी की जो बात है वो आर्टिकल 6, 7, 17 एंड 18 जो है ऑफ ICCPR उनके अंदर ये डिफाइन करती है, जहाँ पे डिग्निफाइड लाइफ जो है उसको जीने का अधिकार ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग को है, विच ऑल्सो इंक्लूड्स द राइट टू अ डिग्निफाइड डेथ. नाउ व्हाट आर सम इश्यूज जो कि इस जजमेंट के साथ उभर के आते हैं, राइट. इवन दो इट इज अ प्रोग्रेसिव जजमेंट, even though yes it does further broaden the expanse of Article 21, there are also certain issues, there are also certain apprehensions with regard to this judgment. पहली चीज तो अब उन्होंने गाइडलाइंस सेट कर दी, जो कि उन्होंने बोला will remain in vogue till the time the parliament comes up with a law, right. तो अब क्या हुआ, इन्होंने क्या कहा कि अब प्रोसीजर्स तो बना दिए, इन्होंने गाइडलाइंस तो बना दी, बट व्हाट हैपेंस इज दैट जो अरुणा शॉनबाग केस में जो गाइडलाइंस बनाई थी, अब उससे भी ज़्यादा कम्बरसम एंड कॉम्प्लिकेटेड जो है गाइडलाइंस बना दी गई हैं, ठीक है. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब उन्होंने बोल दिया है कि अगेन हाई कोर्ट की परमिशन चाहिए होती है एंड न्यूमरस अदर थिंग्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है. कि अब क्या क्या चाहिए हमें, अब इसके अंदर जो है आपका जो पहले क्या था कि हाई कोर्ट के पास एप्लीकेशन भेजो, हाई कोर्ट ने मेडिकल वो टीम बिठाई, उनका अप्रूवल मिल गया, हाई कोर्ट का अप्रूवल मिल गया, एंड यू गो हेड. नाउ विद द 2018 जजमेंट व्हाट हैपेंस इज दैट पहले जो एग्जीक्यूशन है यू नीड द प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेसेस, आपको उसके ऑथेंटिकेट भी करवाना है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से, प्लस आपको परमिशन 2 मेडिकल बोर्ड से चाहिए, नॉट 1 बट 2 मेडिकल बोर्ड्स नीड टू गिव अ परमिशन, एंड देन अ jurisdictional collector also needs to agree to it, because of this reason जो है अभी तक सिर्फ एक ही जो है बेसिकली एक पैसिव यूथनेशिया का केस आया है. सेकेंडली, अब सेकेंड जो आर्ग्यूमेंट आता है दैट इज नॉट फ्रॉम अ लीगल टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज मोर फ्रॉम अ मॉरल और एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू. दिस इज द काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट जो कि इवन अबॉर्शन के केसेस के अंदर यूज किया जाता है, द आइडिया ऑफ राइट टू लाइफ, जहाँ पे ये बोला जाता है कि जो राइट टू लाइफ है दैट शुडंट बी इन द हैंड्स ऑफ ह्यूमंस और मेडिकल एक्सपर्ट्स, बट दैट इज समथिंग विच इज which is something that God has given, right. And so withdrawal of treatment जो है
इस गॉडली एक्ट के जो है अगेंस्ट जाता है, राइट। तो उनका मानना है दैट यू हैव टू एक्सेप्ट दिस जजमेंट, यू हैव टू एक्सेप्ट द काइंड ऑफ लाइफ विच इज गिवन टू यू एंड यू हैव टू लिव इट रादर देन कटिंग इट शॉर्ट, राइट। साथ ही में बहुत सारे और भी ऐसे इश्यूज हैं जो कि अनएड्रेस रहते हैं, राइट। जैसे कि अब फॉर एग्जाम्पल कोई माइनर है जिसको टर्मिनली इल जो है वो हो गए हैं, ठीक है, उनको कोई एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो गई है, सम काइंड ऑफ कैंसर और समथिंग, राइट। उनकी क्या कैपेसिटी है टू गिव अ लिविंग विल और एन एडवांस डायरेक्टिव, या उनके बिहाफ पे कौन लिविंग विल देगा या एडवांस डायरेक्टिव देगा, राइट। या किस तरह की पेलिएटिव केयर अगर फॉर एग्जाम्पल उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट, उनकी जो पूरी ये देखभाल है, राइट, आफ्टर दैट पर्सन हैज बीन डायग्नोज्ड विद सच अ टर्मिनली इल डिजीज, तो उसकी देखभाल कौन करेगा अगर पेरेंट्स नहीं कर सकते, राइट। तो इसके कारण जो है बहुत सारे इश्यूज अभी भी रिमेनिंग